अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी का चैप्टर 4 का माइटोकॉन्ड्रिया का ये हमारा लेक्चर है आज का। माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ही अहमियत है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन बताएं, इसका स्ट्रक्चर बताएं, या F1 पार्टिकल जो है वो क्या होता है वो बताएं। व्हाट इज़ F1 पार्टिकल। ये 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वो ज़रूर पूछता है। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए बुक में तो ये एक ऐसा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपको मेडिकल में जाएंगे वहाँ पर भी ये मिलेगा। BSc MSc में जाएंगे, BS में जाएंगे, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में आप लोग जाएंगे, आपका पीछा इसने नहीं छोड़ना माइटोकॉन्ड्रिया ने। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको गौर से सुनना भी है इसको, और तैयार भी इसको अच्छे तरीके से करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का शुरू की जो लाइनें दी हुई हैं बुक में वो है इंट्रोडक्शन उसका। आपने हेडिंग वहाँ देना है इंट्रोडक्शन का। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। माइटो मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली सेल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या वो यूकैरियोटिक होते हैं या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, न्यूक्लियस वाज़े होता है उसका। और प्रोकैरियोटिक ये इब्तदाई सेल हैं, पुराने सेल हैं। इनके अंदर DNA तो होता है लेकिन इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो हैं वो बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, और बाकी जितना भी 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास वो सारे किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स। इसमें प्लांटी है, एनिमीलिया है, फंजाई है, उसके बाद प्रोटिस्टा है। ये सारी 5 किंगडम्स ये हैं हमारे पास यूकैरियोटिक किंगडम्स। सिर्फ एक किंगडम है मोनेरा उसको कहते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक शामिल हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सब में मौजूद होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता, उसमें एब्सेंट होता है। हर ऑर्गेनेली की एक ख़ास फंक्शन होती है, कंसर्निंग होती है कि वो किसके साथ कंसर्न है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ATP। इसका ताल्लुक़ ATP से है, बनाने में, इस्तेमाल करने में। इस वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, के पावर हाउस, ये सेल को पावर देने वाला जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। क्या इंट्रोडक्शन हो गया कि जी ये पावर हाउस है, ये धागे की तरह है, ये तमाम ऑर्गेनेली में मौजूद होता है। डिस्कवरी अगरचे बुक में नहीं दी हुई डिस्कवरी, लेकिन इसको आप मैं बता देता हूँ, इसको लिख लेंगे आप लोग। डिस्कवरी की तरफ आपने नहीं जाना। वैसे इसको डिस्कवर किया है कोलिकर ने। ये कोलिकर जो है ये एक साइंसदान है, 1850 में इसको इसने डिस्कवर किया। अच्छा, इसमें बहुत सारे साइंसदानों ने इस पे काम किए हैं। इस वजह से कहीं ये आर्टमैन आएगा, कहीं कोलिकर आएगा, कहीं किसी और नाम के से आएगा, कोई और डेट आएगी, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो सारी ही जो है वो स्टडी इसके बारे में ठीक है, वो सारी डिस्कवरी में शामिल होती है। दूसरा है इसका साइज़ भी इसका वेरिएबल है, इसकी तरफ भी आपने नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका साइज़ जो है वो 0.5 से लेकर 7 माइक्रोमीटर तक है। कहीं ये 1.5 दिया हुआ है, कहीं ये 1.5 से 10 दिया हुआ है, कहीं 0.5 से ये 7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, इस वजह से इस पे भी आप लोगों ने जो वो तवज्जो नहीं देनी, कंफ्यूज नहीं होना। इस वजह से ये चीज़ें बुक में नहीं है। प्रेजेंस पहले आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ मैं कि ऑल ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
किंगडम प्लांटी है जिसमें प्लांट शामिल हैं, किंगडम एनिमिलिया शामिल है जिसमें एनिमल शामिल हैं, किंगडम फंजाई है जिसमें फंगस शामिल हैं, किंगडम प्रोटोजोन है जिसमें प्रोटोजोआ हैं या प्रोटेस्टा हैं, ये प्रोटेस्टा, ये तीनों चारों जो किंगडम्स हैं इन सब के अंदर ये मौजूद होता है, चारों किंगडम्स में मौजूद है। पांचवी किंगडम जो मुनैरा होती है उसके अंदर ये मौजूद नहीं होता, बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। शेप में, अब शेप की स्टडी के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं। एक है कि हमने इसको आम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर स्टडी किया। जब आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी किया तो ये जो स्ट्रक्चर है अपीयर एज वेसिकल, थैली की शक्ल में, रॉड्स या रॉड्स की शक्ल में या फिलामेंट की शक्ल में हमें नज़र आता है। इसका मतलब है शक्ल भी इसकी एक नहीं है, वो शक्लें भी इसकी डिफरेंट हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो फिर वहाँ पर कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी ये शो करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शक्ल है, वो मार्फोलॉजी शेप ही शक्ल उसकी वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हमने दोनों का दिया हुआ है कि ये जनाब वहाँ ज़्यादातर रॉड की शक्ल में है, लेकिन कम्प्लेक्स का मतलब हम आगे स्ट्रक्चर में फिर इसको देखते हैं कि कम्प्लेक्स किस तरीके से उसने इसको कहा है। स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने पहले जो ऑर्गेनेली पढ़े हैं उसके अंदर आपने पढ़ा कि वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अब साफ ज़ाहिर है कि डबल मेम्ब्रेन, दो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं भाई। कौन कौन सी दो मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर वाली हमें दिख रही है इज़ स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इज़ फोल्डेड, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ धंसी हुई है। एंड कार्ड फोल्ड एंड ईच फोल्ड कार्ड क्रिस्टा, और हर फोल्ड जो है वो क्रिस्टा कहलाता है। ये क्रिस्टा भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिस्टा, वो आपसे लोगों से पूछेगा कि क्रिस्टा क्या होता है। तो क्रिस्टा क्या है? क्रिस्टा एक जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, और उसमें से हर एक फोल्ड जो है उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। तो भी क्रिस्टा का मकसद क्या है? फोल्ड के अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है? इस वजह से फोल्डेड है कि ये अंदर जब फोल्ड होगी तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगी और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो इसका बढ़ा देगी, ताकि इसके अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनेली तो ये छोटा सा है, लेकिन उसका सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया के अंदर मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो रिएक्शन हो सकेंगे, या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं वो इसके अंदर हो सकेंगे, इसकी जगह बढ़ जाती है। फिर है इसके अंदर के इनर मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे उसके ऊपर उभार नज़र आ रहे होंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो छोटे से उसके ऊपर उभार अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, क्रिस्टा की अंदर वाली मेम्ब्रेन पे आपको फिर फोल्ड नज़र आएंगे, और उन फोल्ड्स को हमने कहा हुआ है F1 पार्टिकल्स। अब F1 पार्टिकल क्या है भाई? F1 पार्टिकल असल में नाम दिया हुआ है कि ये हैं F1 पार्टिकल, लेकिन असल में इनकी जब डिटेल स्टडी करते हैं हम तो ये ख़ास तौर पर एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं ATP सिंथेज़। तो ये ATP सिंथेज़ एक एंजाइम है, ATP सिंथेज़ एक एंजाइम है, और ये फिर आगे जो F1 पार्टिकल हैं वो बेशुमार हैं इसके अंदर, वो बेशुमार हैं इसके अंदर, वो हर क्रिस्टा के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर पड़े हुए हैं ATP सिंथेज़ की शक्ल में। और ATP सिंथेस का क्या काम है भी? ATP सिंथेस का काम है ATP की सिंथेसिस करना, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे या कहीं आप लोगों ने सुना हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC भाई ETC क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ATP बनाने में मदद करती है या ATP बनाने की जगह है उसे हम कहते हैं। और वो कहाँ मौजूद होती है? वो होती है F1 पार्टिकल, और F1 पार्टिकल उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है, उसका 5वां कंपोनेंट है ये। उसके फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 5 कंपोनेंट होते हैं, तो उसका 5वां कंपोनेंट ये है जो ATP बनाता है। अच्छा, इसके साथ हम देखते हैं कि अच्छा ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ F1 पार्टिकल क्या है? तो आप बता सकते हैं कि अंदर नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है क्रिस्टा के ऊपर उसको F1 पार्टिकल कहते हैं, और उसको असली एक्चुअली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड ATP सिंथेस होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो अगर F1 पार्टिकल है तो फिर आप लोगों ने ये बता देना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो इसके अब इसके चैम्बर हैं दो, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में,
और एक जो है वो बिल्कुल जो इनर मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में। तो ये दो चैम्बर्स कहलाते हैं, एक आउटर चैम्बर कहलाता है और एक इनर चैम्बर कहलाता है। आउटर चैम्बर जो है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में, और जो इनर चैम्बर है वो जो अंदर इनफोल्डेड है उसकी अंदर वाली जगह जो है वो मौजूद है। अब जो इनर चैम्बर है उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फ्लूइड। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। भाई कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें राइबोसोम है, इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, इसके अंदर बहुत सारे कोएंजाइम हैं, और F1 पार्टिकल भी इसी साइड पे मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन में आप बता सकते हैं कि जी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, साफ ज़ाहिर है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो उसकी केमिकल कंपोजिशन तो आम सेल मेम्ब्रेन की तरह है, जिसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये फास्फोलिपिड्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है। तो ये सिमिलर केमिकल कंपोजिशन है इसकी, जो आम मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन की और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, ये सिमिलर हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे, जिस तरह बताया कि इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कोएंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर और बहुत सारे आयंस भी इसके अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब एटीपी की इसमें मौजूद हैं इसके अंदर डीएनए और आरएनए। इसका मतलब है कि ये अपनी प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है, बहुत सारी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है तो ये जो है वो एक से दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को तकसीम किए बगैर दो में कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्यों है कि जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है सेल को, तो फिर ये ख़ुद ब खुद ही तकसीम हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो ऑटोनॉमस है, या हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जो ख़ुद ब खुद ही सेल के अंदर तकसीम होता है। और वो क्योंकि इसके अंदर डीएनए और इसके अपने जो आरएनए हैं वो मौजूद होते हैं, और ये बहुत सारी किस्म की प्रोटीन बना सकता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन में तो एक तो वही है कि ये प्रोटीन बनाता है। इसके अंदर नंबर 1 है मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस अब कौन कौन से हैं जी? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होते हैं, इसके अंदर कोएंजाइम होते हैं, तो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर प्रोसीड होते हैं, मुकम्मल होते हैं। कौन से हैं? क्रेब्स साइकिल है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके बाद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म्स हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बनाता है जो रॉ मटेरियल है, जो इससे निकल के जो है वो मतलब है आगे और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी ये बनाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये आप लोग इसको वाज़े समझते हैं कि रेस्पिरेशन की दो किस्में होती हैं, या वो एरोबिक होती है या वो एनएरोबिक होती है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है तो वो एरोबिक है, अगर उसकी गैर मौजूदगी में हो रही है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और वहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल इस्तेमाल होता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि जब ये हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, सपोज़ के ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है पैरोवेट के अंदर या पैरोविक एसिड के अंदर, और फिर वो पैरोवेट जो है वो आगे शामिल हो जाता है या दाखिल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वहाँ पर भी पैरोवेट नहीं होता, वहाँ पर भी जो है वो एसिटाइल को या एस्टेट की शक्ल में वो दाखिल होता है। अब जब ये क्रेब्स साइकिल में जाता है तो क्रेब्स साइकिल से हमें एटीपी की सिंथेसिस होती है और उससे CO2 की फार्मेशन होती है, और इधर ही जो क्रेब्स साइकिल है यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो वहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, और हमें एटीपी जो है वो बनने के बाद ये एटीपी बाद में आ जाती है इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के, और वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। तीसरा है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म्स। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, अच्छा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी है, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है।
तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ने ब्रेक डाउन होना होता है, हम बहुत सारी जो है वो फैट खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड में, लेकिन फैटी एसिड फिर चले जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे वहाँ पर फिर वो ब्रेक डाउन होते जाएंगे एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए जो फिर वो इस्तेमाल होती जाएगी उसको जो है वो एटीपी की सिंथेसिस में। तो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल जो हैं वो हमें एटीपी के फैटी एसिड से इस्तेमाल होते हैं, और कोई तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो हैं वो बाकी ग्लूकोज से और जो प्रोटीन है उससे ही ज़्यादा हमें हासिल होते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोसीड होता है। उसके बाद हैं बहुत सारे जितना भी आपने पढ़े हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद फार्मेशन ऑफ एटीपी। फार्मेशन ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ हो रही है बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये फार्मेशन जो एटीपी की ये हो रही है जो है F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेज में, और प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से ये इस्तेमाल होती है। अब फार्मेशन ऑफ एटीपी या एटीपी बजाते खुद है क्या, व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है? ये हमारे पास एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी इसी तरीके से और भी हैं, जीटीपी भी है, लेकिन यहाँ पर एटीपी जो है वो इस्तेमाल होती है। एटीपी के साथ एडिनोसिन के साथ जो है वो 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। ये तीनों फास्फेट ग्रुप जो हैं इनके अंदर एनर्जी की काफ़ी मिकदार जो है वो मौजूद होती है, और ये बड़ी अनस्टेबल है। फौरी तौर पर जहाँ पर ज़रूरत होती है एटीपी ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है और वो उससे कन्वर्ट हो जाती है, वो एडीपी में, हम उसको कहते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। तो एटीपी जो कन्वर्ट होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट सेल के अंदर इस्तेमाल होती है बहुत सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। कौन कौन से प्रोसेस स्टार्ट करती है भाई? हमारे जितना भी सेल हैं उसकी हमने कहा अभी इंटरनल मूवमेंट होती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होती है। जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, और ख़ास तौर पर जो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर ये एनर्जी जो है एटीपी इस्तेमाल होती है। फिर हमने कहा कि बहुत सारे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म्स। कैटाबोलिज्म्स में तो हमें एनर्जी मिलती है, ब्रेक डाउन होती है, लेकिन एनाबोलिज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए बन रहा है, तो वहाँ पर ये एटीपी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि जो हमें हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, उन सब के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। और हमारे मतलब दिल की धड़कन है, ब्लड की सर्कुलेशन है, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन है, जितना भी प्रोसेस हैं हमारे, सब इनके लिए एटीपी की जो है वो ज़रूरत होती है। अच्छा, अब एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है तो वो एडीपी में टूटती है। एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर एटीपी बॉडी में रह जाती है। फिर जब दोबारा हम माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से जो खुराक हासिल करते हैं, जो मुख्तलिफ फूड हैं, अभी हमने कहा कि पैरोवेट होता है, उसके बाद जी कोई अल्फ़ा कीटा ग्लूटारेट होती है, कोई फैटी एसिड्स होते हैं, कोई प्रोटीन है, कोई जो उसके साथ अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये सारी फूड के पार्टिकल्स हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ऑक्सीडाइज होते हैं, और उससे दोबारा एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। और इस तरीके से एडीपी और एटीपी की आपस में ब्रेकडाउन भी चलती रहती है, और उनके साथ साथ फार्मेशन भी चलती रहती है, जो हमारे सेल को, हमारी बॉडी को हमें ज़िंदा रखने के लिए और ज़िंदगी के जो हमारे अवामल हैं उसके लिए वो इस्तेमाल होती रहती है। तो इस तरीके से इन तमाम, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सेल कहलाता है पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं इसकी तरफ दोबारा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, आप इसको दोबारा चेक कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। माइटो है, इसका मतलब थ्रेड होता है, और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। दे इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एटीपी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। डिस्कवर किया इसको कोलिकर ने, साइज़ का 1850 के अंदर। इसका साइज़ जो है 0.5 से लेकर 7 माइक्रोमीटर मौजूद होता है। इसका प्रेजेंस है ऑल ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, मासवाए बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से शामिल होते हैं। शेप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें वेजिकल, रॉड्स और फिलामेंट्स की शक्ल में नज़र आएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसकी कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी वो नज़र आएगी।
स्ट्रक्चर्स के अंदर ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है और हर फोल्ड जो है वो क्रिस्टा कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन वेरियस कंटेन वेरियस नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स विच इज़ यूज्ड इन दी ATP सिंथेसिस। अब ये F1 पार्टिकल हैं या क्रिस्टा हैं, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं इनर मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर वही ATP, उसके अंदर ATP मौजूद होती है, ADP मौजूद होती है, उसके अंदर DNA होते हैं और उसके अंदर राइबोसोम्स या एंजाइम और कोएंजाइम शामिल होते हैं। यही इसकी केमिकल कंपोजिशन आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन सिमिलर टू अदर मेम्ब्रेन, क्यों दूसरी मेम्ब्रेन की तरह होती है जिसमें लिपिड फास्फोलिपिड ख़ास तौर पर जो प्रोटीन मौजूद होती हैं, 2 लेयर लिपिड्स की होती हैं और उसमें प्रोटीन जो है वो प्रोट्यूड होती है, DNA होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम और कोएंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट ड्यू टू DNA एंड राइबोसोम्स। और इसी DNA और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और अपने जितना रेप्लिकेट होने के लिए ज़रूरत इसको प्रोटीन की है वो उसे बना सकते हैं। और यही वजह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेली कहलाते हैं या जो है वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहलाते हैं। इसी तरीके से जो है वो इसके एक और भी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, वो भी सेल्फ रेप्लिकेट हैं, उसके अंदर भी DNA और प्रोटीन मौजूद होती है। फंक्शंस में आए अगर तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस आते हैं ड्यू टू द एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से। बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जो कि क्रैब साइकिल के ज़रिए से होती है। क्रैब साइकिल के जितना भी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और वहाँ पर वो पैरोवेट को यूज़ करके हमें बहुत ज़्यादा उससे ATP सिंथेसिस होती है और साथ में CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइट किया जाता है। जितना भी फैट्स हम खाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन होते हैं और उससे हमें एनर्जी जो वो मैक्सिमम मिकदार में हमें हासिल होती है। बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो इसके अंदर फार्मेशन होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद है फार्मेशन ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी की शक्ल वहाँ पर बनती है वो ATP होती है। ATP जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ 3 फास्फेट अटैच होते हैं और उसके साथ जो है वो जैसे ही एनर्जी हमें ये ATP जो है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और जैसे ही हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ये ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर और हमें उसे काफ़ी एनर्जी जो है वो मिल जाती है। जब हमें उसे एनर्जी हासिल करते हैं ब्रेक डाउन होने से तो जो ATP है कन्वर्ट हो जाती है ADP में। और फिर जब दोबारा जो खुराक हम खाते हैं, फूड इस्तेमाल करते हैं, अमीनो एसिड हो गया, उसके अंदर फैटी एसिड्स हो गया, उसके अंदर ग्लूकोज हो गया, तो इनसे हम जो है वो दोबारा ATP की सिंथेसिस हो जाती है। इस तरीके से ATP बनती रहती है, टूटती रहती है और टूटी कहाँ होगी, इस्तेमाल कहाँ होगी, ये हमारे जितना भी प्रोसेस होते हैं उन सब के अंदर ATP जो है वो ब्रेक डाउन होती है। मसलन हमारी मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सेल के अंदर जो है वो फैगोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। ये तमाम वो प्रोसेस जो सेलुलर लेवल पे या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इन सेलुलर लेवल के अंदर ATP की ज़रूरत होती है तो ATP वहाँ यूज़ होती है ADP की शक्ल में और फिर वहाँ पर ATP बनती रहती है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना रहा है, उसको एनर्जी पे यूज़ कर रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तमाम सवालों के जवाब हम आप लोगों को दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।